अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जागल हॉल में खुशामदीद। आपकी मेज़बान इरम नाज आज आपके साथ मौजूद हैं और आज एक अच्छे दिन का आगाज़ हो चुका है और एक अच्छे दिन का आगाज़ हमेशा ही एक अच्छी एक्टिविटी के साथ करना चाहिए और एक अच्छी क्योंकि आज जुम्मा है और कुरान पाक की तिलावत के साथ भी करना चाहिए। वहीं अगर बात कर ली जाए पाकिस्तानी माशरे की, तो पाकिस्तानी माशरे में गुज़श्ता 2 दहाइयों कबल तक दही तर्ज ज़िंदगी का रवाज था। लोग अपने खुले खुले घरों में, देहातों में रहा करते थे और एक दूसरे के साथ उनका प्यार जो था वो दीद के काबिल होता था। सब एक जगह पर मिलके खाना भी खाते थे और एक दूसरे के हालात और वाक़यात से अच्छे से वाकिफ़ भी होते थे। लेकिन अगर बात करें वक्त की, तो वक्त गुज़रता ही जा रहा है और वक्त के साथ साथ दही तर्ज ज़िंदगी की जगह माशरा बल्दियाती तरक्की की तरफ बढ़ने लगा है और इससे तब्दीली से बहुत सारे फ़ायदे भी हमें मिले हैं। लेकिन इसने हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है वो ये है कि इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है और पिछले अदवार तक हम सारे एक तरह से ही ख़ानदान का हिस्सा होते हैं, लेकिन हम सब पक्के मकानों में रहकर कच्चे दिल वाले हो गए हैं। हमारा जो मेल जोल है अब पहले जैसा भी नहीं रहा और अब हमें ख़बर भी नहीं होती कि हमारे हमसाये ने खाना भी खाया है या नहीं, उससे कोई दुख तो नहीं है। हमने अपने बचपन में ये देखा है कि हमारे जो रिवाज होता था, जो कुछ अच्छे घर में पकाया जाता था, इसको सबसे पहले अपने अजीज़ों और हमसायों में तकसीम किया जाता था। लेकिन इसके बरक्स अगर अब के हालात की बात की जाए तो अब के हालात देखें तो सबसे खूबसूरत जो इक़्तिदार ख़त्म होने को है। हम लोग अब हमसायों को सुख देने की वजह तो बन ही नहीं सकते, उल्टा उनको दुख दे रहे हैं। कभी रात में म्यूज़िक लगाकर और कभी अपने घरों की छतों पर चढ़कर हमसायों के ताना झांकी कर रहे हैं। दीन इस्लाम में हमसायों के हुकूक़ की अगर मैं बात करूं तो दीन इस्लाम में हमसायों के हुकूक़ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। आपने वो मशहूर ज़माना हदीस सुनी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसायों के इतने हुकूक़ गवा रहे हैं कि सहाबा कराम परेशान हो गए हैं। कहीं हमसायों को विरासत में भी हक़ ना दिया जाए और हमसायों के साथ अच्छा सलूक और नेक रवैया एक अच्छे तमदन को जन्म देता है। अगर आप अपने हमसाये के काम आएंगे तो वो भी आपके काम आएंगे और इसी तरह से मिलजुल कर माशरा जो है वो आगे भी बढ़ता है। इसीलिए हम बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हमसायों का ख्याल रखें और उनको कभी भी जो है वो तकलीफ़ ना दें। तो ये था आज का एक अच्छा मैसेज। तो और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। अर्कुल निसा एक ऐसी जिस्मानी दर्द का नाम है जो काफ़ी आम होता है, लेकिन फिर भी बहुत से अफराद को इसके बारे में इल्म ही नहीं है। निसा एक राग या असब का नाम है जिसे इंग्लिश में शियाटक भी कहा जा सकता है, जो हमारे जिस्म की सबसे बड़ी रग होती है। इसी तरह ये रग कमर के ज़ेरी हिस्से से शुरू होकर टुखने पर जाती है और इसमें तकलीफ़ को अर्कुल निसा या शियाटाका भी कहा जाता है। इसी तरह इस दर्द की बात करें तो ये दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके इलाज किस तरह से मुमकिन है, तो इस पर बात करेंगे। डॉक्टर हमजा बुखारी जो होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर चूँकि हम इस दर्द की बात कर रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं कि हर नौजवान को भी है, ख़ास तौर पर जो हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव हैं वो बुज़ुर्ग अफराद भी हैं, तो ये दर्द की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शाटिका पेन जिसको अर्कुल निसा भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक असाबी नर्व कंप्रेस हो जाने की बीमारी का नाम है और मोस्टली ये आपके जो हमारे मोहरे हैं L4, L5 और S1, ये इसमें ज़्यादातर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके में जो नर्व कंप्रेस होती है तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स में हम सबसे पहले आएँ तो सिम्टम्स इसमें ये चीज़ आ जाती है कि बाज़ अफराद में या पेशेंट्स में दाईं तरफ या बाईं तरफ कूल्हे से लोअर बैक के ऊपर से ये एक आपके दर्द निकलता है, जो दर्द नीचे की तरफ कमर से टांग की तरफ जाता है और इसमें बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि टांग जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाती है और खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बाज़ लोग इस तरह समझते हैं कि खिंचाव को भी वो दर्द का नाम देना शुरू कर जाते हैं। क्या होता है कि इसमें बाज़ दफ़ा ब्लड की जो सप्लाई है वो आपकी उसमें रुक के वो चीज़ ज़्यादा जाती है। बेसिकली नर्व कंप्रेस हो रही है ना आपकी, तो जब नर्व कंप्रेस होगी तो डेफिनेटली वो फिर आपको दर्द भी रहेगा और खिंचाव भी आ जाएगा, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और बाज़ पेशेंट में जलन बहुत ज़्यादा आ जाती है पाँव में और बाज़ पेशेंट में ये होता है कि वो नमनस रहना शुरू हो जाती है, टांग सून होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसकी अगर हम वजूहात की वजह पर आएँ तो इसमें मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकती हैं। जैसे ख़वातीन में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मोटे अफराद में बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है, जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं उनमें ये पाई जाती है, या ऐसी ख़वातीन जो कैल्शियम और विटामिन D3 या इस तरह की खुराक या डाइट नहीं लेती
तो डेफिनेटली उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। उससे फिर ये होता है कि ये चीज़ें वो इसमें प्रॉब्लम करना शुरू हो जाती हैं। इसमें एक चीज़ ये आ जाती है, क्या होता है हर्नेटेड डिस्क। इसमें ये होता है कि इस डिस्क की जो है आपके जो मोरे हैं उसके स्पर से निकलना शुरू हो जाते हैं, थोड़े से हड्डियाँ का बढ़ना शुरू हो जाता है, जिनको आसान ज़ुबान में अगर कहा जाए। वो जब हड्डियाँ बढ़ती है, स्पर आता है, तो उस क्या कहता है, वो उसको नर्व को जो यहाँ से बीच में से क्रॉस कर रही है उसको कंप्रेस करता है। जब वो कंप्रेस करता है तो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो उस पर डिस्टर्ब आना शुरू हो जाती है। और इसी तरह से दूसरा है स्पाइनल स्टेनोसिस, एक बीमारी होती है इसी में हड्डियों की, ये भी एक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपकी नर्व जो है कंप्रेस हो जाती है। इसे हम ये ज़ुबान में कह सकते हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस का जब अमल शुरू होता है तो उसमें ये चीज़ हो जाती है। या ऐसे अफराद जो कि वो झुक के वज़न उठाते हैं या जिनका पोस्चर ज़्यादातर ठीक नहीं रहता, सही तरीके से नहीं बैठते, या सोने का स्टाइल उनका ठीक नहीं है इस तरीके से, तो उन लोगों को ये चीज़ें बीमारी जो है ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। जी, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने बताया ना कि सबसे पहले स्पाइनल स्टेनोसिस और डिस्क हर्नेटेड जो है ये इसकी अमूमन जो इसकी कॉज बनती है, जिसकी वजह से जो नर्व है जो कंप्रेस हो रही होती है, तो उसमें ये ब्लड सर्कुलेशन होती है। अच्छा, मोस्टली इसमें ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये कुछ अर्सा फिजियोथेरापी या जैसे पेन किलर को अगर ले रहे हैं तो उससे तो टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है कि आपको ये 15 दिन या हफ्ता दवाई खाए तो टेम्प्रेरी रिलीफ मिल गया। लेकिन जो बीमारी होती है बेसिकली वो वहाँ पर ही मौजूद होती है। उसमें सोजिश सिर्फ कम होती है, सोजिश कम होने की वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इलाज बात की जाए, बीगे होम्योपैथ डॉक्टर जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो हमारी होम्योपैथिक में इसके में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोगों को, पेशेंट्स को इफेक्ट करे कि साइड इफेक्ट इसके हैं और ये इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, मैंने बताया ना कि जैसे ऑस्टियोप्रोसिस का अमल शुरू हो गया है या डीजनरेटिव शुरू हो गई हैं, डीजनरेटिव जब शुरू होती हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें जो डिस्क हड्डियाँ हैं ये भुरभुरापन शुरू हो जाता है, या वो हिस्सा आप बॉडी का जिसके ऊपर जो हड्डियों का जहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है वजन, जैसे हमारी लंबर स्पाइन है, हमारे टखने हैं या हमारे घुटने हैं, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले जो चीज़ें इफेक्ट होंगी या जिन लोगों की, जिन हजरात की हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, उनको यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम आता है। ख़वातीन का जैसे मैंने नाम लिया, ख़वातीन में आफ्टर द डिलीवरी प्रेगनेंसी के बाद उन ख़वातीन में ये शिकायत बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि जब इंजेक्शन इसमें दिया जाता है स्पाइनल में, तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो पूरी उम्र के लिए ज़िंदगी भर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अच्छा, हम इसमें ये दावा नहीं करते कि एक पेशेंट है उसकी बहुत ज़्यादा ऑस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, हर्नेटेड डिस्क बहुत ज़्यादा है या ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि होम्योपैथिक में क्योरेबल हैं और ट्रीटेबल है, यानी उसको हम 3 से 6 महीने तक करके इलाज करवाते हैं तो वो चीज़ें आपकी वो सेटल डाउन हो जाती हैं और कवर आ जाती हैं। अच्छा, उसमें बाज़ दफ़ा ये लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक वाले दावे करते हैं, ऐसी चीज़ें होती नहीं है। मैं तो ये चीज़ कहता हूँ कि जब आप अपनी MRI या CT स्कैन या एक्सरे कोई भी चीज़ करवा के जब किसी एक होम्योपैथ के पास, प्रोफेशनल के पास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें आप एक बीमारी के साथ या सिम्टम के साथ आ रहे हैं, आप 15 दिन, महीना या 2 महीने जब अपना इलाज करवाते हैं, तो हम तो लोगों को ये कहते हैं ना कि L4, L5 और S1 मोस्टली ये चीज़ें जो ये इफेक्ट करती हैं ज़्यादा मोस्टली पेशेंट के अंदर। तो जब आप 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब अपना स्कैन दोबारा करवाते हैं, एक तो आपको 15 दिन 20 दिन में आपकी वो पेन ख़त्म हो गई, जो आपकी टांग में खिंचाव आ रहा था वो चीज़ ख़त्म हो गई, और सेकेंडली ये था कि आपने जब 6 मंथ बाद रिपीट करवाई है MRI या CT स्कैन या एक्सरे जो भी करवा रहे हैं, तो उसमें आपको वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आता है कि जी जो हर्नेटेड डिस्क आ रही थी वो आपकी कवर हो चुकी है, वो रिवर्स हो गई है। हालांकि ये लोग ये चीज़ मानते नहीं है, हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो हमारे प्रोफेशनल के लोग हैं वो मानते नहीं। लेकिन मैं ये चीज़ बात कहता हूँ कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को वर्ल्ड लेवल के ऊपर चेक करें कि अमेरिका इसको कहाँ पर रखता है, स्विट्जरलैंड कहाँ रखता है, और हम देख रहे जर्मनी कहाँ होते हैं रखता है। कि जो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं या जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, वो अक्सर स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे होते हैं, उनको मिल नहीं रहा, यानी कि उनको ये मालूम ही नहीं है होम्योपैथिकली भी इसका इलाज पॉसिबल है। जी, वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर चीज़ का शॉर्टकट देखा जाता है ना, कि अभी आपको कोई भी ऐसी कोई बीमारी, कोई दर्द है, तो वो एक छोटी सी गोली जो हमारी हर के घर में इस्तेमाल की जा रही होती है ना, वो लोग लेते हैं और कहते हैं ठीक है जी मुझे टेम्परेरी जो रिलीफ मिल गया है। बेसिकली वो सिर्फ सोजिश को उसने कम किया है 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए। अब उसमें क्या होगा, आपकी खुराक का अमल दखल बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप जैसे ही चावल खा रहे हैं या बादी अशिया जैसे खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ इसको स्प्रेड करेगी, इसको और ज़्यादा स्प्रेड करेगी और ज़्यादा ये बीमारी बढ़ेगी। वजन उठा लिया है या कोई गलत एंगल में बैठ गए हैं या सो गए हैं, या जैसे अभी आपने वजन उठाने की बात की है तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि जो मर्द हजरात या ख़वातीन एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो अक्सर वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, तो उस दौरान भी कोई खिंचाव आ जाता है मसल्स में, ठीक है, तो वो भी एक बड़ी वजह बन सकता है। नहीं, देखिए जो अभी बात हो रही है अर्कुल निसा की, शाटिका पेन्स की। शाटिका पेन्स उस टाइम आती है जब आपको नर्व कंप्रेस होगी L4 L5 के अंदर। अच्छा, दूसरी जो आप वजन उठाने की बात कर रहे हैं वो बेसिकली असाब की, आपके जो है
पट्टे जो है ना, कमर के पट्टे हैं, उनके ऊपर खिंचाव आ गया, स्टिफनेस आ गई। अब एक बंदे को आदत नहीं है कि उसने वजन उठाना है 20 किलो की बोरी या 15 किलो की बोरी उसने उठानी है और उसने उठा के कहीं रखनी है, तो वो अगर उसने हफ्ते में, महीने बाद एक उठाई है तो डेफिनेटली उसकी कमर में खिंचाव आ जाएगा। वो टेम्परेरी खिंचाव है, वो तो ऑटोमेटिकली 3 से 4 दिन में वो खत्म हो जाएगा। या कोई अगर ऐसी कोई पेन किलर दवाई होम्योपैथिक भी खा लेता है तो उससे वो चीज़ में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन बात वो आ रही कि जब आपकी आदत नहीं है और आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपका पोस्चर ठीक नहीं है। जैसे खवातीन में हील, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ कि जो खवातीन हील पहनती हैं, आप देखें कि आप ये जूता आपका कंफर्टेबल नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के लिए, शो के लिए पहना हुआ है। मोस्टली कंफर्टेबल आप उसमें है जो आपने घर में चप्पल अपने पहनी हुई है, या आपने जॉगर्स पहने हुए हैं, या आपने कोई मेडिकेटेड शूज़ पहने हुए हैं, तो उसमें आप 1-2 घंटे के लिए अगर हील का इस्तेमाल किया तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। वो भी फैक्टर हो सकता है। आप अपने पोस्चर को चेंज कर रहे हैं ना, जब पोस्चर को चेंज करेंगे तो वो चीज़ें खराब होगी। अब जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की बीमारी बहुत ज़्यादा है, सर्वाइकल के गर्दों के मोहरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस और सर्वाइकल डायस्टोनिया, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं कि इसका किसी भी पैथी में इलाज नहीं सिवाय होम्योपैथिक के। मैंने, हमारे पास हज़ारों इस तरह के पेशेंट्स हैं होम्योपैथिक से जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और ये मैं सारी कोई दावे नहीं कर रहा यहाँ पर बैठ के, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये टीवी पे बात कर रहा हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस में जिन मरीज़ों को चक्कर आ रहे हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ खा ली हैं, उनके चक्कर ठीक नहीं हो रहे, उनकी गर्दन में जो है वो खिंचाव बहुत रहता है, बाजुओं में खिंचाव आ रहा है, कंधों में खिंचाव आ रहा है। आप बीइंग होम्योपैथिक, उसको एक दफ़ा, मैं बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर में ये क्लेम कर रहा हूँ कि आप सिर्फ 15 दिन की एक दवाई खा के देखें। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो दवाई आप मेरे क्लिनिक से लेखें, आप पूरी दुनिया से जहाँ से मर्जी लें वो दवाई, कि जब लोगों को स्पिन होता है, एक वर्टिगो है, या उनकी थोड़ी सी मूवमेंट आ रही है, ऐसा लगता है कि सब चीज़ें जो वो हिल रही हैं या ख़राब हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें उनकी जो उन दवाइयों के साथ क्योर होती हैं। और ये मैंने फिर वही बात करूँ कि पूरे यूरोप, दुनिया भर में होम्योपैथ के तरीका इलाज को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इन बीमारियों में जो बीमारियाँ ला इलाज हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ब्यूरोक्रेसी की और एक बहुत एक बड़ी, जो हम जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान की एलीट क्लास, जो के लोग कहते हैं ना कि जी नहीं इनको है नहीं, वो हमारे से होम्योपैथिक में अपनी सिर्फ ये बोन्स का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस का और ये लंबर स्पाइन का और ये L4 L5 शाटिका पेन्स का, इसका बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक में है। क्योंकि आप जब दूसरे तरीके इलाज में जाते हैं वहाँ पर सिर्फ सर्जरी मौजूद है। अक्सर हम देख रहे होते हैं कि शाटिका की जो पेन होती है उसमें अक्सर लोगों को हम देखते हैं वो पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और एक नहीं 2-2 3-3 का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये मालूम भी नहीं होता कि कौन सी पेन किलर खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, सेल्फ मेडिकेशन सबसे बड़ी बीमारी है। आप एक चीज़ को ठीक करते हुए अपनी 3 से 4 चीज़ और ख़राब कर लेते हैं, तो वो चीज़ें जो वो नुकसान देती हैं, आपके किडनीज को डैमेज कर रही हैं। अच्छा, इसमें अभी बाज़ दफ़ा ना पेशेंट्स हमारे के वो कुछ किस्म के जो होते हैं ना, वो अपने आप को बीमारी नहीं समझते। वो क्या करते हैं कि वो वक्त तो गुजार रहे होते हैं, लेकिन शाटिका पेन की में जो L4 L5 या दूसरी जो कंप्रेस होती हैं चीज़ें, उसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो ये होता है कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहेगी तो साथ साथ उसके सबसे पहले जो पेशेंट्स का वो यूरिन का प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद उसको जो है पखाने का प्रॉब्लम ये सारा शुरू होना जाता है, और टांगे जो है नीचे का जो धड़ है ये सुन होना और काम करना ऐसा छोड़ देता है। डाइट कितनी मैटर करती है इसकी? नहीं, डाइट तो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने बताया ना कि जब जंक फूड या इस तरह की चीज़ें अगर वो बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, वो आपके लिए हेल्थी नहीं है। जो लोग हेल्थी फूड लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, तो वो आपकी हड्डियों को वो ताकत देती हैं, वो चीज़ें वो उसको बेहतर करती हैं, वो स्पर नहीं निकलने देती हैं, वो चीज़ों को हड्डियों के आपके हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देती। बेसिकली तो प्रॉब्लम वहाँ पर शुरू होता है ना, जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं तो उसमें से स्पर निकलेंगे। स्पर बेसिकली हम बोलते हैं नोकें निकलना शुरू हो जाती हैं। वो जो नोकें निकलती हैं तो वो फिर क्या करती हैं, जो नर्व सिस्टम आपका चल रहा है, जो रेन चल रही है, उसको पंच करती हैं। जब वो पंच करेंगी तो फिर क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप पानी का पाइप लें और उसमें किसी टाइम आप उसको आगे हाथ रखें तो क्या होगा, प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाएगा। वो प्रेशर क्या ज़्यादा हो रहा है इसी तरह से हमारी जो नर्व है उनके ऊपर भी जब प्रेशर आता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये डिस्टर्ब प्रॉब्लम करती हैं। तो हम तो ये क्लेम करते हैं हमेशा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है। जो तरीका इलाज है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम पेन किलर्स का इस्तेमाल करें। सैयद हमजा बुखारी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा भी ख़वातीन जो कि घर में काम कर रही होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वो खुद ही वज़न उठाती हैं, उनकी कमर में भी पेन होता है, लेकिन अगर आपको किसी किस्म का पेन है तो आपको ये एहतियात करनी है कि आपने ज़्यादा वज़नी चीज़ भी नहीं उठानी और अपनी सेल्फ मेडिकेशन के जो चक्कर में आपने पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है। और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नफ्सियात के हवाले से। इंसानी नफ्सियात की अगर बात कर ली जाए तो हम देखते हैं कि जहाँ पर हमने अपने रोज़मर्रा के काम करने हैं, जॉब की तलाश करनी है, एक अच्छा करियर बनाना है, तो वहाँ पर हम लोग की चीज़ भूल जाते हैं कि हम
क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो वहीं अगर हम जिक्र कर लें ख्वाहिशात का, तो इंसानी ख्वाहिशात इस कदर बढ़ती चली जा रही हैं कि उसको पूरा करने के लिए इंसान जो अपनी जहाँ पर मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, वहीं पर वो अपने ताल्लुकात को भी ख़राब कर रहा है। एक ऐसे ताल्लुकात जो अगर दोस्ती की सूरत में रखे गए हैं या किसी मुखलिस शख्स के साथ अगर उसका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ सिर्फ बेनिफिट्स को जो है वो रखा जाता है और उस वहाँ पर अपना काम जो जब हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, या अपना कोई मसला ऐसा है जो कोई सॉल्व नहीं कर सकता था, किसी के थ्रू करवा लिए, तो उसके बाद जो है वो ताल्लुकात ख़त्म कर दिया जाता है। ये हमारे माशरे में आजकल जो है बहुत ज़्यादा पीक पर आ चुके हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए किसी वक्ती ताल्लुक़ की, तो वक्ती ताल्लुक़ तो इंसान निभा ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो मुख्तलिफ़ उलझनों का शिकार भी हो जाता है और उलझनों में वो नफ्सियाती साइड पर जो हम देखते हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें कितनी हकीकत है और क्या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इंसान अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर अगर बात कर ली जाए अपने किसी काम के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से इन फ्यूचर अगर वो सोच रहा है, तो साथ ही साथ अगर नफ्सियात की बात कर ली जाए तो इन नफ्सियात का हमारे रोज़मर्रा रूटीन से क्या ताल्लुक़ है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल जो कि माहिर नफ्सियात है हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। सर, हम देख रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है और आजकल हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल ताल्लुकात की बजाय वो आर्जी और हम देख रहे हैं कि आर्जी ताल्लुकात को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, आजकल की जो दुनिया है और जो नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ताल्लुकात का है, रिलेशनशिप का है। सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान होते हैं, ताल्लुकात की अहमियत का पता नहीं होता हमें, और जो हमने सोशल मीडिया से सीखा और जो हमें इर्द गिर्द से सिखाया गया, उस बुनियाद पे हम लोग, जो नौजवान नस्ल है आजकल, वो ताल्लुकात बना लेती है। क्योंकि पहले तो ये जो ताल्लुकात होते थे, ये ऑब्वियसली ताल्लुकात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, फैमिली में ताल्लुकात होते हैं, दोस्ती की होते हैं, लेकिन खास तौर पे आजकल जो ताल्लुकात में फुकदान है, ये जो हमारी नौजवान नस्ल बेराह रवी की तरफ चल पड़ी है। सोशल मीडिया का दौर है, जगह जगह ही रांझा और लैला मजनू जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहरहाल आजकल नौजवानों में बहुत सारे ज़हनी व नफ्सियाती मसले आ रहे हैं। पहले तो देखिए होता था ना कि इंसान का एक रिलेशनशिप, बाय द वे मैं इससे आजकल की नौजवान नस्ल के हवाले से बात करने से पहले ये एक चीज बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें माशरे में हमने गलत अडॉप्ट कर ली है। देखिए, किसी को पसंद कर लेना, उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करना और मर्जी से, एक दूसरे की मर्जी से, पेरेंट्स की रजामंदी से आपके अगर ताल्लुकात जो हैं वो रिश्ते में बदल जाते हैं, शादी के रिश्ते में, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि पेरेंट्स भी एग्री, आप लोग भी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल के नौजवानों का मसला यह है कि ऐसे ऐसे ताल्लुकात की नौयत आ गई है ना, सिचुएशनशिप है, ब्रेड क्रम्बिंग है, ज़ूमिंग है, गोस्टिंग है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स आ गई हैं, और फिर इसमें आजकल के नौजवान इस चीज में कुछ गलत महसूस ही नहीं करते। अब आप देखें कि एक बड़ा आजकल जो नौजवानों में चल रहा है सिचुएशनशिप की, अब उसमें क्या है कि एक तो एक जो है नौजवान लड़का या लड़की, वो एक टाइम पे दो दो तीन तीन किस्म के ताल्लुकात जो हैं लोगों के साथ उन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा, उसके हो क्या रहा है, आजकल जज्बाती मसाइल जितने नौजवानों में हो रहे हैं वो पहले कभी नहीं होते थे, क्योंकि इसके बाद फिर क्या होता है, आमतौर पे हमने अक्सर टर्म्स देखी होती हैं, जी ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने काम निकलवा के मुझे इस्तेमाल किया। इससे ना दोनों को नुकसान होता है। एक तो ऐसे लोग जो कि दूसरे लोगों को धोखा देते रहते हैं, अपने काम के हवाले से लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो लोग फिर किसी के साथ भी ताल्लुकात बनाने और निभाने के काबिल नहीं रहते। आजकल आप देखें कि डाइवोर्स रेट जो है वो रिकॉर्ड पे है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं, लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि हमने शादी से पहले जब इतने सारे ताल्लुकात किसी ने देख लिए हो, तो फिर उसका आम तौर पे बात थोड़ी कड़वी है लेकिन कहनी पड़ेगी, फिर एक के साथ कहां पे गुजारा होता है या दिल लगता है। एक तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो ऐसे लोग जो लोगों को धोखा देते हैं वो ताल्लुकात कायम करने के काबिल नहीं रहते, उनको कभी भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होती, जज्बाती तौर पे वो हमेशा महरूम रहते हैं, और उसके बाद ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियों के अलावा वो जिस्मानी तौर पे भी बीमार हो जाते हैं। अब दूसरे लोग जिनको धोखा मिल गया, जो कि अभी सीधे थे, उनको नहीं दुनियादारी का पता था, उनमें और किस्म के मसले पैदा हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन वगैरह के इश्यूज उनमें होते हैं, लेकिन बहरहाल ये होते दोनों में। अब इसमें एक चीज बड़ी वेरी वेल वी नीड टू अंडरस्टैंड, बड़ी आसानी से समझनी है कि बच्चों को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। आजकल के दौर में ना जो ये जो सारे इश्यूज वगैरह हो रहे हैं,
मसला ये है कि ना बहरहाल एक थोड़ी सी एक मुनाफकत का भी कल्चर है हमारा कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते कि बेटा कि इस एज में ये जो आपको चीजें आप महसूस कर रहे हो ये नॉर्मल है। ये एक जज्बात है ना इंसान के, जैसे इंसान का मुख्तलिफ किस्म के इंसान में जज्बात होता है, गुस्से का, नफरत का, खुशी का, इस तरह से इस जज्बे का भी नाम तो है। इस सिचुएशन में हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं, या हमें शायद मालूम भी होता है लेकिन हम खामोशी इख्तियार करके बैठे होते हैं कि चलें कोई बात नहीं। देखिए बिल्कुल ये आपने बड़ी रेलिवेंट बात की। सबसे पहले बात तो है कि पता कैसे चले कि सामने वाला बंदा आपके साथ सिंसियर है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वाइब। अगर आपको देख के महसूस होता है कि सामने वाला बंदा मेरे साथ लॉयल है, तो इस मामले में आमतौर पे आपकी और उस बंदे की वाइब झूठ नहीं बोलती। क्योंकि देखिए ना, जो बंदा किसी के साथ लॉयल नहीं है वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं लॉयल नहीं हूं, वो तो आपको कोई इधर से बात करेगा या करेगी, कोई 100 हीले बहाने। तो हम आमतौर पे बातों की बजाय आप उसके एक्शन को और कंडक्ट को अगर देखें ना, सिर्फ इस रिश्ते में नहीं ओवरऑल दुनिया में, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि एक्शन से और जो उसकी वाइब है, बिल्कुल आपको क्लियर इंसान को अल्लाह ताला ने एक छठी सिक्स सेंस दी होती है, उसे पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कैसे है। एक तो इससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब जो दूसरी आपकी बात थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमें पता भी चल जाता है फिर लेकिन भी हम खामोश रहते हैं कि खामोश कोई रहते बात हैं। नहीं, चले कोई बात नहीं। अब यहां से ही ना मसले शुरू होते हैं। खामोश हम क्यों रहते हैं? मुख्तलिफ वजहों से। सबसे पहले तो हम ना अकेले होने से डरते हैं। अकेले होने के डर से हम ऐसे लोगों के साथ भी गुजारा करते रहते हैं जो बिल्कुल रेड फ्लैग होते हैं। हमें पता होता है कि नहीं जी ये बंदा ये बंदी हमारे साथ सिंसियर नहीं है। उसके अलावा हमें कुछ लोगों को अपने बारे में कुछ अबहाम, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो सकता है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं या मैं अच्छी नहीं हूं, मुझ में ये खामी है, मुझ में ये कमी है। ये बाय द वे कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अकेले होने का डर, तो ये सारी चीजें मिलके हमें बिल्कुल चीजें सामने नजर आ रही होती हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं किसी भी दूसरे शख्स में, लेकिन फिर भी हम उसको चलाते जा रहे हैं। लेकिन हमें मालूम भी है कि जो जिस पर्सन के साथ हमारा ताल्लुक है वो हमारे साथ लॉयल भी है कि नहीं, लेकिन हम निभा रहे हैं ताल्लुक। अच्छा, इस किस्म के लोग किस तरह के मसाइल का, नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, जिनको मालूम भी है कि ताल्लुक टेम्परेरी है, उसके बावजूद उसको निभा रहे हैं, तो किस किस्म के इनको मसाइल होते हैं? देखिए इसमें सबसे पहले तो उनकी सेल्फ एस्टीम खराब हो जाती है, यानी कि अपने बारे में वो क्या सोचते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब होता है। और बाय द वे जब भी किसी का फिर ऐसा कोई बात सामने आती है कि ये सामने वाला बंदा मेरे साथ लॉयल नहीं था, मुझे धोखा दे रहा था, और आपको इमोशनल इश्यूज होते हैं। आजकल देखें ना नौजवानों में जो इतनी बेरारवी और इतने इमोशनल इश्यूज हैं वो किस वजह से हैं? अगर एक शख्स का 1 2 3 दफा कोई ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद जज्बाती तौर पे वो शख्स तो एक तरह से मैं कहना चाहता हूं कि तबाह होके रह गया ना, उसकी ज़हनी सेहत। उसके बाद क्या, फिर लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, कोई काम करने से डरते हैं, और कुछ लोग तो इस चीज को इतना दिल पे ले लेते हैं कि बाकायदा तौर पे डिप्रेशन भी हो जाता है और बाज़ औक़ात डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। उस सिचुएशन में हम देखते भी हैं कि वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो किसी पर्सन को अपने साथ रखने की कोशिश करता है कि मेरा जो अटेंशन है वो शायद डाइवर्ट हो जाए, अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। देखे ना, ये एक बड़ा आजकल की नौजवान नस्ल ने एक ब्रेकअप को से उबरने का, इसको ओवरकम करने का एक फॉर्मूला है कि अब जल्दी जल्दी जो है ना मैं किसी को साथ से अपने लगा लूं कि मैं तन्हाई का शिकार हूं। यहां से ही मसले शुरू होते हैं। और यहां पे आजकल तो एक स्टेप आगे है कि पहले ही दूसरा या दूसरी नजर में होती है कि इन केस अगर यहां से ब्रेकअप हुआ तो इसके बाद मैंने क्या करना है। अब इससे ना बड़े मसले होते हैं। अगर देखें किसी को जिंदगी में धोखा हो गया, हो जाते हैं धोखे, इसमें कौन सी इतनी कोई अनहोनी बात है, तो जल्दी जल्दी दूसरे सहारे नहीं लेने। आप एक चीज से निकल के दूसरी ज्यादा गहरी दलदल में गिर जाएंगे। आप क्या करें, अपने आप को हील होने का टाइम दें। देखें इंसान को धोखा हो जाता है, इसमें क्या बात है, किसी भी इंसान की अकल कोई अकले कुल तो नहीं होती। आपके साथ हो गया तो इसमें क्या बुराई है? अपने आप को पेन से गुजरने का, हील होने का, थोड़ा बहुत दर्द महसूस करने का मौका दें। ये जल्दी जल्दी जो आप लोग जंप कर रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं। और फिर क्या होगा, इस तरह से फिर आप इस चीज से कभी निकल ही नहीं सकेंगे। एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, इसी तरह से एक के बाद दूसरी, इस तरह की तीसरी, सिचुएशन चौथी। में जो मर्द हजरात है या फिर खवातीन जो है वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, किसको समझे हम? देखिए आजकल ना धोखे दोनों तरफ से मिलते हैं खवातीन की तरफ से भी मिलते हैं और मर्दों की तरफ से भी मिलते हैं। और बहरहाल कुछ तो हमें ये लोग बताते हैं कि खवातीन की वजह से के तरफ से ज्यादा धोखे मिलते हैं, लेकिन मैं बराबरी कर देते हैं, दोनों की तरफ से ज्यादा धोखे मिलते हैं। देखिए इशू पता क्या है, आजकल ना एक तो हमारे नौजवानों को ताल्लुकात की अहमियत का पता नहीं है, इसीलिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त हम लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन आज का इंसान
पहले के इंसान से ज्यादा अकेला हो गया, क्योंकि ताल्लुकात की अहमियत का नहीं पता। उसके बाद फिर हमें ये बताया नहीं जाता। डिप्रेशन, एंजाइटी इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि उसको जो कंट्रोल करने के लिए या फिर अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए हम देख रहे हैं कि दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक तो निभा रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन उसको धोखे में भी साथ रखा हुआ है। वो खुद धोखे में रह रही है, जिसके साथ ताल्लुक है उसको धोखा दे रहे हैं। देखें, इंसान बाज़ का जब लोगों को धोखा देता है ना, या झूठ बोलता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक इंसान अपने साथ भी झूठ बोलता है, खुद को भी धोखे में रखता है। जैसे भी आपने बताया कि ये जो सारे मामला है, अब हम खुद से झूठ क्यों बोलते हैं, खुद को क्यों धोखे में रखते हैं? अगेन तन्हाई के डर से, या कोई हमारे अंदर कोई कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इनिशिएट नहीं कर पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि गलत गलत है, सही सही है। ये जो इतनी हमारे अंदर एक मॉरल करेज नहीं है ना, उसकी वजह से हम इंसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और फिर दूसरा आजकल इशू ये है कि हमें ना सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। ये चीज जो है, आप देखें, लेट्स बी रियलिस्टिक, आजकल सोशल मीडिया के दौर में ये हर दूसरे नौजवान, औरत, मर्द या औरत, लड़का लड़की का मसला तो बहरहाल है, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अब फिर भी जब इतना जो एक इशू है, तो हमें फिर भी ना सिखाया जा रहा है नौजवानों को, ना पढ़ाया जा रहा है। उसमें क्या है, ना पेरेंट्स बात कर रहे हैं, ना टीचर्स बात कर रहे हैं, ना डॉक्टर्स बात कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को गाइड करना है कि इस एज में जो आप ये महसूस करते हैं, ये आमतौर पे हम भी इस उम्र से गुजरे हैं, हम भी इस फेज से गुजरे हैं, इसको ज्यादा सर पे स्कूल की बात कर लें, यूनिवर्सिटी की बात कर लें, यहाँ पर जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ लेग पुलिंग हम देख रहे हैं, वहाँ पॉलिटिक्स की बातें सुन रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन उस दौरान हमें एक अच्छे दोस्त की भी तलाश होती है, और दोस्त किस तरह हम बना सकते हैं, पहले हम बात कर लें तो पहले की तरह वो दोस्तियां अब रही हैं कि नहीं? जी देखें, बात तो आपकी सही है कि पहले जैसे मौसम अब तो आते नहीं हैं, बारिशों में पहले जैसी वो बातें नहीं हैं। तो बहरहाल इंसान ज्यादा मटेरियलिस्टिक तो हो गया है, अपना फायदा, किसी का नुकसान करना, अपना नुकसान नहीं होने देना, किसी का बेशक बड़ा नुकसान कर दें। तो बहरहाल आजकल ये लोगों में ये मसला तो बन गया है, लेकिन बहरहाल अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। ऑब्वियसली कम है, पहले की निस्बत कम है, जैसे मैंने बताया मटीरियलिज्म का दौर आ गया है, लेकिन फिर भी हम दोस्त अच्छे। और फिर बाय द वे देखें ना, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं ना। आजकल ना मसला ये कि इंसान ना गैरों में रिश्ते ढूंढता है और रिश्तों को गैर बनाया हुआ है। हमें ये चाहिए कि अपने रिश्तों की कदर करें, घर में माँ बाप बहन भाई, उसके अलावा आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, रिश्तों का इंपॉर्टेंस है। अब लेकिन घर से वो अटेंशन नहीं मिल रही होती, वही अटेंशन वो बाहर ढूंढना चाह रहे होते हैं। ये भी एक बहरहाल एक फैमिली के आजकल इश्यूज तो हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं ये बाहर एक जज्बाती तौर पे सहारे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमेशा अगेन गलत है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी किस्म के ताल्लुकात हों, हमने अपने बच्चों को बताना है, सिखाना है, उनको पढ़ाना है, और उसके बाद हमने ना एक और चीज करनी है, अपने माशरे का थोड़ी सी ना डायरेक्शन भी दुरुस्त करनी है। हमारे नौजवानों को इस चीज का पता नहीं है। ये मैं आपके प्रोग्राम में एक शायद एक ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं, एक डॉक्टर माहिर नफ्सियात की कैपेसिटी में, कि जितने भी ये जो रोमियो जूलियट, लैला मजनू, ससी पुन्नो, सोनी महिवाल, ये जो मिर्जा साहिबा थे, ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज थे। नफ्सियाती मरीज थे? जी बिल्कुल, ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज थे। हमारे नौजवानों ने इनको ग्लैमराइज किया, रोमांटिसाइज किया है, और जिसकी वजह से बेरा रवि फैल गई है। ये देखिए, एक बात है, आप लोगों ने अगर आप ये जज्बात महसूस कर रहे हैं, तो जी प्यार में गिरने की क्यों जरूरत है? प्यार में आप उठ क्यों नहीं सकते? आपने प्यार में कोई नशा क्यों करना है? आप प्यार में डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? आप कोई और अच्छे काम क्यों नहीं कर सकते? और देखिए ना, इसमें जो हमने, जैसे मैंने बताया कि एक डायरेक्शन चेंज करनी है, कि इस एज में अगर आपको कोई पसंद आ जाता है, ठीक है, आप एक दूसरे को पसंद है, अपने पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स की रजामंदी के साथ, पेरेंट्स को डिनाई करके नहीं, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ नहीं, माशरे की बंदिशों को तोड़ के नहीं, आप एक अच्छे तरीके से एक रिश्ते को आप आगे लेके चल सकते हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। लेकिन जब हम ये जो मैंने आपको नफ्सियाती मरीजों के नाम बताए, ये लैला मजनू, ये सोनी महिवाल, सारे, जब हम इनको फॉलो करेंगे तो क्या होगा? जी वो बिल्कुल अजीब अजीब सी कहानियां नौजवानों को बताई हैं, वो जी रेगिस्तान में जाना है, डूबना है या तरना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये क्या चीज है? ये बिल्कुल गलत चीज है। आपने बिल्कुल जो माशरे की बंदिशें हैं, हमें मजहब ने भी जो तरीका सिखाया है, माँ बाप का ख्याल रखते हुए आप अपने ताल्लुकात को निभाएं। ये जितने जो नफ्सियाती मरीज हैं, इनकी कहानियों को छोड़ दें, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और फिर एक और हमारे माशरे में एक बड़ी मिथ है, ये भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता चलूं। ये जो आजकल हमने ताजमहल बनाया हुआ है, ये मोहब्बत की निशानी याद है। में जी बिल्कुल, ये जी मोहब्बत की निशानी है। हालांकि असल में ये भी एक नौजवानों में बेरारवी का सबब बन रहा है। ताजमहल
खुद पसंदी की निशानी है। खुद पसंदी की निशानी है। और जिस तरह से डॉक्टर अली ने बताया है कि इस वक्त ताल्लुक़ निभाने के चक्कर में जो है वो इंसान इन नफ्सियाती मसाइल के शिकार दिन ब दिन जो है वो होते चले जा रहे हैं। ये मालूम ही नहीं है कि हमने ताल्लुक़ बना तो लिए, निभाना कैसे। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, हमारी नफ्सियात। बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें नौजवान नस्ल की, तो उनको भी आज ये एक मैसेज मिला है कि जब भी आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं या घर के माहौल में आप एडजस्ट नहीं हो रहे, तो अपने टेम्पररी टाइम के लिए आप जो है वो किसी के इमोशंस के साथ भी ना खेलें और किसी की फीलिंग्स के साथ भी जो है वो ना खेलें। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात कर लेते हैं आज खाने के हवाले से। तो हम बाहर खानों को ज़्यादा तरजीह देते हैं जो हमारी सेहत और जेब दोनों पर ही भारी पड़ सकता है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। हमने सिर्फ टेस्ट के मेयार को देखना है। इसी तरह अगर आप घर पर ही देगी स्टाइल का कौरमा या ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन आखिर घर के सादा खाने को कैसे अच्छा और लजीज बनाया जा सकता है और कौन से मसाला जात हैं जिनका खाने के जायके में बुनियादी किरदार हैं, आज छोटे छोटे टिप्स के मुतालिक भी जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए हाफिज़ा मलिहा शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चूँकि हम खाने की बात कर रहे हैं और अभी जैसे कि मैंने प्रोग्राम में बताया है कि खाने में हम बाहर के जो टेस्ट उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, बारबेक्यू हो जाए, फास्ट फूड हो जाए, लेकिन हमारे जेब पर भारी भी पड़ते हैं। वहाँ पे हमारी जो सेहत है उसको भी हम भूल जाते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं। तो हम ये देख रहे होते हैं कि बेहतरीन खाना जो हमने बनाना है, घर में इवन बनाना है, तो उसके लिए मसालों का किरदार कितना अहम हो सकता है। आप कह लें कि किरदार तो मसालों का है, लेकिन उसके साथ टिप्स एंड ट्रिक अगर हम लोग उनको जाने तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हाइजीन। ठीक है, किचन में जब आप एंटर होते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइजीन। ठीक है, सेकंड हमारे आते हैं की इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, की इंग्रेडिएंट्स में वो जो मेन हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बगैर हमारा खाना बन सकता है या नहीं। ठीक है, और फिर अगर टेस्ट बड्स की बात की जाए, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी जो कुजीन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो अदा करती हैं वो हमारे बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हर घर में मौजूद होते हैं। लाइक अगर हम बात करें गरम मसाला, ठीक है, इसके अलावा मिल्क पैक क्रीम हम अगर बात करें, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर हो गया, अगर उनको हम लोग यही रोस्टेड करते हैं तो वो हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छा फ्लेवर को इन्हेंस कर देती हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगर ग्रिलिंग की, ग्रिल अगर चिकन हम लोग खाएं तो वो ज़्यादा हाइजेनिक है एज़ कम्पेयर टू हमारे फ्राइड आइटम से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा खाना एक बच्चों के लिहाज से, बड़ों के लिहाज से जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आजकल समर सीज़न जैसे है, समर सीज़न में सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है एक खाने को उस लेवल तक बनाना, उसके पॉइंट तक बनाना जहाँ पे एक तो डेंजर जोन में ना हो। डेंजर जोन बेसिकली ये होता है 5 डिग्री टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन। ठीक है, हमें जब खाना बना लिया, ठीक है, हम लोगों ने खाना बना के उसको ऐसा नहीं करना कि फ़ौरन से रेफ्रिजरेटर में रख देना, नहीं जी ख़राब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना। एक उसको कूलिंग टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे उसको पहले कूल करेंगे, देन हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। जी ठीक है, तो मसाले की हम बात कर रहे हैं जिसका किरदार इस वक्त बहुत अहम है। घर में जब हम खाना बना रहे होते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे जब खाना बनाती हैं तो मसाले का म्यार चेक भी नहीं किया जाता कि मसाला कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे गरम मसाला जो कि सबसे बेसिक चीज़ है खाने के लिए, तो उसकी क्वांटिटी किस तरह की होनी चाहिए और खाने में अगर हमने मसाला इस्तेमाल किया है तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये चीज़ जो है हम भूल जाते हैं हमेशा। जी, उसके लिए ये कि अगर एक शेफ़ है या फिर एक बेसिक घर में हम लोग घरेलू ख़वातीन जो बना रही हैं खाना, ठीक है, उनको ये चाहिए कि पहले तो अपने की इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर लिया आपने। ठीक है, आपको अगर बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है, जिस तरह बच्चियाँ आजकल पेपर्स दे के बहुत फ्री हो गई हैं, तो जी हमने कुकिंग स्टार्ट करनी है, कुकिंग करनी है, उनके लिए ये टिप है कि आपने सबसे पहले एक पॉइंट लिखने हैं अपने पेपर पे। ठीक है, आप उन पे पॉइंट्स लिख के इंग्रेडिएंट लिस्ट रेडी कर लें, प्रोसीजर लिख लें। ठीक है, देन आप उसको पॉइंट्स में लेके जिस तरह से एक एक इंग्रेडिएंट है उसको अपने पास रख लें। जो चीज़ नहीं है आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है फूड से रिलेटेड आइटम्स का। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको थोड़ा अपनी मदर से डिस्कस करके, या मदर जो है वो आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है, हर चीज़ हमारे नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे की इंग्रेडिएंट्स है उसमें बेसिक गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, क्यूमिन सीड्स वगैरह,
हर चीज़ हमारे घर में अवेलेबल होती है, ठीक है। अगर उसको रोस्ट कर लें, ठीक है, गरम मसाला को, ठीक है, इसके अलावा कोरिएंडर पाउडर जो बेसिक किरदार अदा करती है हमारे पाकिस्तानी कुजीन में, उसमें अगर हम लोग ऐड कर लें, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योगर्ट का हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी हमारे बहुत ज़्यादा कह लें कि कम हो जाते हैं कि एक तो बजट से आउट है, जिस तरह से टमाटर हो गए, ठीक है, लेमन हो गए, उसकी जगह हम लोग थोड़ा ऑल्टर अगर करना चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 टेबलस्पून हम दम पे रखते वक्त किसी भी सालन में मलाई ऐड कर दें, हमारे ये बहुत वो अच्छा टिप्स हैं जो घर की खवातीन के लिए, लेकिन घर में अगर खवातीन इस तरह का खाना नहीं बना रहे तभी हमें वो घर में चीज़ नहीं मिलेगी तो हम बाहर से ही खाना खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो हाथ में जायका होना मलिहा एक कुदरती अमर है या फिर हम समझें कि इसको महारत से भी हासिल किया जा सकता है? महारत से भी हासिल किया जा सकता है। जिस तरह हमारी अम्मा वगैरह बनाती थी, फिर हमारी नानों ने बताना कि आप इसको इस तरह से लेके चलें, आप ये इंग्रेडिएंट यूज़ करें, तो बहुत चीज़ें मतलब आपकी आ जाती हैं इस चीज़ में। तो जो गोश्त है उसकी अगर मेहमान आ गए तो ख़वातीन अक्सर परेशान हो गई हैं कि मेहमान आ गए तो जल्दी जल्दी में गोश्त बना लिया जाए, तो उस दौरान किस किस्म के रेसिपीज़ जो है वो बनानी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, सबसे पहले पॉइंट होता है कि गोश्त की हमक सब कुछ लोगों को आती है, ठीक है। उसके लिए एक टिप है कि आपने एक बाउल में ऑलमोस्ट 1 लीटर वाटर लेना है, ठीक है। उसमें 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून आपने लेमन जूस ऐड कर देना है। उसमें फॉर एग्जांपल आपका 2 kg आपका चिकन है, ठीक है, आपने वो डिप करके रख देना ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके अगर निकाल के तो आपने इंग्रेडिएंट्स जो सा भी बनाने हैं, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी कुजीन की आप रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले अच्छे से जो चिकन है वो ड्राई कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है कि एक शॉर्ट सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले लहसुन और अदरक जो सा है, ठीक है, जिंजर एंड गार्लिक, वो पेस्ट यूज़ करना है। अगर आप चॉप करके यूज़ करें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पेस्ट, ठीक है। आपने वो ऐड करना है, उसमें आपने चिकन को बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ठीक है। भुनाई करते वक्त जो चिकन की बहुत सी एक बैड सी स्मेल होगी, एक तो वो ख़त्म हो जाएगी, आपका जो चिकन होगा वो डेंजर जोन से निकल जाएगा, ठीक है। जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे। देन आपने अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है। ब्लैक पेपर की क्वांटिटी अगर आप 1 टेबलस्पून ले रहे हैं, ठीक है, देन फिर आपने क्या करना है कि 1 टीस्पून जस्ट ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, ठीक है। चिकन पाउडर, लेमन जूस आप ऐड कर सकते हैं, अगर तो लेमन जूस आपने पहले ऐड कर दिया फिर आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 1 कप आप ऐड करेंगे योगर्ट, ठीक है। इसके साथ आप ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर जिसको कह सकते हैं, देन गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे आप थोड़ा सा, उससे क्या होता है टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है गार्लिक पाउडर से। लास्ट पे आप ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। जो ये स्पाइसेस हैं इन सबको पहले आप क्रश कर लें, क्रश करने से पहले थोड़ा सा भून लें, ठीक है। इससे क्या होता है टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा आपके खाने में, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये कितने मिनट में तैयार हो जाएगी? ये आपके 20 मिनट्स में तैयार हो जाएगी। 20 मिनट में सब ये तैयार हो जाएगी, यानी कि अगर मेहमान आ गए, कोई दोस्त अहबाब आ गए तो जल्दी जल्दी में 20 मिनट में आप जो ये रेसिपी है वो तैयार कर सकती हैं। बिरयानी पाकिस्तान की नंबर 1 फेवरेट डिश हमेशा होती है कि कहीं आपने जाना है, इवन बाहर से भी आपने खाने, तो बिरयानी को आपने तरजीह देनी है। बिरयानी बनाने के लिए सबसे अच्छे चावल जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं और कौन से चावल इस्तेमाल करने चाहिए? ठीक है, बिरयानी के लिए जो चावल स्पेशली यूज़ कर सकते हैं वो है बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस, ठीक है। पहले अगर पुरानी बातों को अगर देखा जाए तो माएँ कहती थी पुराने चावल ले ले, तो वो ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं बिरयानी बनाने के लिए। लेकिन अगर आजकल की बात करें तो बासमती राइस बहुत अच्छे राइस हैं, ठीक है। उसको आप 1 घंटा पहले सोक कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने उसको जब भी बॉयल करना है बिरयानी के लिए, वो कह लें कि 80% आपने उसको कुक कर लेना, 20% आप दम पे करके कुक करते हैं उसको। अच्छा, बिरयानी हम लोग अक्सर खाने के शौकीन होते हैं लोग, लाहौरी भी, चाहे वो कराची के हो जाए, लाहौर के हो जाए, किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हों, तो बिरयानी हम लोग समझते हैं कि तय वाली बिरयानी है, या फिर आपने चावल बना रही हैं, चिकन आपने ऐड कर लिया तो उसमें आपने पैकेट जो है वो ऐड करके आपकी बिरयानी बन गई है। कितनी किस्में होती हैं बिरयानी की? बिरयानी की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। बिरयानी की किस्में तो है ही, लेकिन उनके की पॉइंट्स जो उनसे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हैं। उसको फ्लेवर को चेंज करने के लिए अब एक आपके पास नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ बिरयानी बन रही है, अगर आप उसको तिक्का बिरयानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपल आप उसके 2 इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर सकते हैं, जिसमें है 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, ठीक है, एंड सेकंड वन जो सा है वो है क्यूमिन पाउडर, वो ऐड कर सकते हैं क्रश करके और आप
अगर बात करें कि कोयला जिससे हम स्मोक दे सकते हैं, जिसे आपने तिक्का फ्लेवर बनाना है, ये 3 चीज़ें हैं जिससे आपकी रेसिपी यहाँ से वहाँ पे कन्वर्ट हो गए, टोटली फ्लेवर उसका चेंज हो जाता है। घर में जब कोई मेहमान आते हैं मलिहा, तो हम ये सोचते हैं कि बिरयानी बना लें, कौरमा बना लें, तो हमेशा यही चीज़ें जो होती हैं वो असरों से चलती आ रही हैं। इसके अलावा अगर मेहमान को हमने कुछ सर्व करना है खाने में, तो किस किस्म के डिशेस जो हैं वो इससे हटके बनाई जा सकती हैं बिरयानी और कौरमे के अलावा? बिरयानी और कौरमे के अलावा अगर आपने थोड़ा और हटके करना है, ठीक है, उसके अलावा आजकल मलाई कोफ्ते, ठीक है, वो बहुत कह लें कि यूनिक और बहुत अच्छी रेसिपी है जो कि क्विक बन जाती है, ठीक है। उसकी अगर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, आपने लेना है हाफ के जी चिकन, ठीक है, हाफ के जी चिकन बोनलेस ले लेना है आपने, ठीक है। उसमें आपने करना है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, ठीक है, 1 टेबलस्पून आपने ऐड करना है क्यूमिन पाउडर, हाफ टी स्पून आपने ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक। जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इवन आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं फ्रेश, ठीक है। 1 आपने एक बड़े साइज़ का आपने प्याज ऐड कर देना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्याज नहीं ऐड करते, बहुत ज़्यादा हमारे जी सख्त हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड बॉल बन गए हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपने ऐड कर देना है जो धनिया होता है हमारा, सूखा धनिया कह लें, सूखा धनिया तो आपने ऐड कर लिया, लेकिन फ्रेश जो कोरिएंडर है उससे आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके सिंपल बॉल बना लेना है। आपने जब ग्रेवी ऐड करनी है बनाने के लिए, उसमें 1 टेबलस्पून आपने ऐड करना है जिंजर पाउडर, जिंजर फ्रेश, गार्लिक फ्रेश, ठीक है। एक बड़े साइज़ का प्याज आपने ऐड करना है, उसको अच्छे से सौटे करके देन आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट के साथ आपने ऐड करनी है 2 to 3 टेबलस्पून क्रीम, ठीक है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और गरम मसाला पाउडर, साथ आपने थोड़ा सा टर्मेरिक ऐड करनी है। गरम मसाला तो मस्ट है, मस्ट है। हाँ। गरम मसाले से ये होता है कि आपके ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तानी वो कह लेना कि बहुत अच्छे से खा सकते हैं। अगर उसको थोड़ा सा ऑल्टर करें तो हमारी रेसिपीज़ में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो टोटली फिर चेंज हो जाते हैं। सेम रेसिपी के साथ आप पेपरिका पाउडर ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, ठीक है। इसके अलावा ऑरेगनो लीव्स ऐड कर सकते हैं। ये जो है वो कॉन्टिनेंटल में आपकी शिफ्ट हो जाएगी रेसिपी जो है वो किस तरह से तैयार करनी है, कितने मिनट में तैयार करनी है, और इसके अलावा जो टिप्स हैं घरेलू ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर जब एक पॉइंट जो कि प्रोग्राम में हमने रखा है कि नमक अगर ज़्यादा हो गया है तो 1 चम्मच आप उसमें मलाई ऐड कर दें, और फिर जो नमक है उसका जो जायका है वो कम हो जाएगा और खाने का जो मेयार है वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो मसाला जात हैं वो कितने इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से मसाला जात इस्तेमाल करने चाहिए, बिरयानी के लिए चावल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और गोश्त बनाते हुए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये बताने के लिए प्रोग्राम में मलिहा शेफ़ हमारे साथ मौजूद थी। और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तालीम के हवाले से। तो तालीम मुकम्मल होने के बाद तलबा के लिए जो अमली ज़िंदगी में कदम रखने से कब उनके लिए जो लाजमी होता है कि वो पेशा वराना ज़िंदगी का कुछ तजुर्बा जो है वो हासिल कर लें। ये तजुर्बा उन्हें इंटर्नशिप पेश करती है। इसके अलावा इंटर्नशिप और ज़ेर तलीम या फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी तरबियत के लिए एक आर्जी नौकरी है। आम तौर पर देखा जाए तो तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को मेल जोल बढ़ाने, ताल्लुकात इस्तेमाल करने और सलाहियतों में इजाफा करने और इसके अलावा तजुर्बा हासिल करने का जो बेहतरीन ज़रिया तस्लीम किया जाता है वो क्या है, इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं अब्दुल रहमान हैं जो कि कैरियर काउंसलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन द शो। चूँकि हम बात कर रहे हैं आज नौकरी के असूल के लिए, और नौकरी के अगर असूल की बात कर ली जाए तो आपने कहीं भी किसी भी बैंक में जॉब करनी है, किसी ऑफिस में जॉब करनी है, या अगर बात कर ली जाए इवन आपने टीचिंग भी करनी है और डॉक्टर बनना है, तो इंटर्नशिप सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो इसको ज़रूरी समझा क्यों जाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, और मैं समझता हूँ कि आज के नौजवान का पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको सही तरह से गाइडेंस नहीं मिलती, उनको सही तरह से पाथवे नहीं मिलता। ठीक है। उसकी एक एग्जांपल ये है कि आप अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको इंटरलिंक करते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। तो ये जो लफ्ज़ इंटर्नशिप है, दैट इज़ बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन योर एकेडमिक एजुकेशन एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। अब जो आपने पढ़ा है, जो अपने किताब में आपने जो नॉलेज आपने क्लास में लिया है, जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, जो आपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस किया है नॉलेज, उसको आप जब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हो, उसकी जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हो, उसको प्रैक्टिकली जब आप उससे एक्सपोज होते हो, उससे लर्न करते हो, अडॉप्ट करते हो, उसके डू एंड डोंट्स देखते हो, ये वो चीज़ है जो इंटर्नशिप से आपको हासिल होती है।
और मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो थोड़ा हैसल में चले जाते हैं। वो किस तरह से? वो कहते हैं कि हम सेकेंड सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप शुरू कर लेते हैं, हम थर्ड सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप शुरू कर लेते हैं। देखिए, प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने पहले 4 सेमेस्टर्स, दैट इज फर्स्ट 2 years ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम, आपको अपनी नॉलेज, अपना थ्योरेटिकल नॉलेज, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद अपने 5th सेमेस्टर से, जहां पर आप स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो आप मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी डिग्री है और उसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन आप अडॉप्ट कर रहे हो, वो 5th सेमेस्टर से होगी। इट मीन्स दैट 5th सेमेस्टर में आके किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो अपना प्रोफेशनल करियर बजाते खुद किस फील्ड में एक्सेल करें, हाँ। और उसी के हवाले से आप इंटर्नशिप तलाश करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि 1st, 2nd और 3rd और 4th सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप के लिए आप यानी कि इंटर्नशिप जो है वो मस्ट है, डिग्री के फौरन बाद हमें नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी, ये भी कह सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। क्यों ऐसा होगा? क्यों? जब आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो आपसे कोई टेक्निकल सवाल पूछते हैं, कोई प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछते हैं, करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे आपसे बात करते हैं, आप उस चीज से एक्सपोज्ड ही नहीं है, आपने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आपने उसको एग्जीक्यूट होते देखा ही नहीं। सो आप उसको किताबी जवाब दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जवाब आप नहीं दे सकते। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में एंटर होने से पहले एटलीस्ट एक इंटर्नशिप करें। और इसमें भी जो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, दैट इज इंटर्नशिप 2 तरह की होती है। वन इज पेड इंटर्नशिप, अनदर वन इज अनपेड इंटर्नशिप। इस तकसीम में बेसिकली जाना ही नहीं चाहिए कि पेड है या अनपेड है, बिकॉज सोचना ही नहीं है, ये चीज़ सोचनी नहीं है। बिकॉज उस वक्त पे देखिए, आपका एक प्राइमरी गोल होता है, एक सेकेंडरी गोल होता है। इस वक्त अगर आप जॉब कर रहे हो, प्राइमरी गोल इज टू मेक मनी, अपना किचन एक्सपैंड करना इज द गोल। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो मनी इज नॉट द गोल, एक्सपीरियंस इज द गोल। सो उस टाइम पे जो चीज़ प्राइमरी है आपके लिए, आप उसको फोकस करें, ना कि सेकेंडरी या टर्शरी चीज़ों के ऊपर आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी ज़ाया करें। सो मैं समझता हूँ कि ये सवाल बड़ा ज़रूरी था, और इंटर्नशिप भी बहुत ज़रूरी है, और आप उसको 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड अपनी डिग्री के अंदर 5th सेमेस्टर से जो है वो तुलबा को अपने इंटर्नशिप का आगाज़ कर देना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं, वो साथ ही साथ अपनी तालीम को फिर नहीं देखते हैं उस तरह से, उनका पूरा फोकस जो है वो इंटर्नशिप पर हो जाता है। जी, ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और ये एक डायलेमा समझिए। ठीक है, वो ये है कि देखिए, आपको बैलेंस लेकर के चलना है। बैलेंस जहाँ पर भी बिगड़ गया, चीज़ें ट्रैक से उतर जाएंगी। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहे, क्रैमिंग करते रहे, रट्टा लगाते रहे, CGPA बहुत अच्छा आ गया। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जिनका 4 में से 3.9 CGPA है, 3.98 CGPA है, 3.8 CGPA है, लेकिन वो जॉब्स ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। रीज़न क्या है? वो जब इंटरव्यू में जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि हाउ टू एंटर एन इंटरव्यू रूम, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू टॉक। आपसे एक इंटरव्यूअर अंग्रेजी में सवाल कर रहा है, आप उर्दू में जवाब दे रहे हैं। वो आपसे उर्दू में सवाल कर रहा है, आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। सो देयर इज अ डाइकोटमी बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ये चीज़ें आपको आएंगी कहाँ से? जब आप इन चीज़ों से एक्सपोज होंगे। सो प्रैक्टिकलिटी इज वेयर यू लर्न, एग्जीक्यूशन इज वेयर यू लर्न। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। पढ़े और पढ़ाए नहीं, सीखे और सिखाए। क्योंकि सीखने और सिखाने का ताल्लुक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन से है, कि जो कहा गया है, जो सुना गया है, जो इंस्ट्रक्ट किया गया है, जो पैगाम पहुंचाया गया है, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करें। और इसी चीज़ को अगर आप ला करके लिंक करें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ, तो जो चीज़ें आप सुनते हैं, जो चीज़ें आप लिखते हैं, अगर एक लिखारी एक एक्सपीरियंस से गुजरा ही नहीं है, क्या कभी उसकी राइटिंग में वो एसेंस आ सके? नहीं आ सके। आपको उससे गुजरना है, चाहे आप फिजिकली गुजरे, चाहे आप इमोशनली गुजरे, चाहे आप अपने ब्रेन से उस चीज़ से गुजरें। सो आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ से गुजरना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गेट एक्सपोज टू द प्रोफेशनल स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर। नौजवान के लिए आज का ये टॉपिक बहुत इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो बाद में जॉब नहीं करते, वो बाद में बिजनेस करते हैं। कुछ लोग इसलिए भी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं कि आगे बिजनेस करना है। जी, ये भी चीज़ बिल्कुल, आप बिजनेस में भी जा सकते हो, आप जॉब में भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज़ जो बारहा अक्रॉस पाकिस्तान जब हम ट्रैवल करते हैं, और लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें रीच आउट करते हैं फॉर काउंसलिंग, और ये सवाल मेरे सामने आता है कि सर हम तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम स्टार्टअप करना चाहते हैं। अब देखिए, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, आपको नहीं पता कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैसे काम करता है,
आपको नहीं पता कि एक ऑपरेशंस मैनेजर कैसे काम करता है, आपको नहीं पता कि एक क्लाइंट की हैंडलिंग क्या है, आपको नहीं पता कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, आपको नहीं पता कि प्रोक्योरमेंट क्या है। ये चीज़ें आप सीखते कहाँ से? जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब आप एक ऐसी, फॉर एग्जांपल आप अपना ज़ाती रिटेल स्टोर बनाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है। आपने दुनिया के टॉप 10 रिटेल स्टोर्स में से किसी एक में भी काम नहीं किया हुआ, काम ही नहीं आप किया। किस तरह से कह सकते हैं कि मेरी कंपिटेंसी उस लेवल की है कि मैं एक छोटा दैट्स स्टोर व्हाई कि इंटर्नशिप मैटर। हाँ, दैट्स व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज देखिए, इट्स ऑल अबाउट द कप, इट्स ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम, कि आप है। किस स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। एक साइकोलॉजिकल पैराडाइम है, दैट इज कॉल्ड ग्लासेस। उस साइकोलॉजिकल पैराडाइम के मुताबिक अगर आपने ग्रीन कलर की लेंस वाली ऐनक लगा रखी है तो आपको लगेगा कि बाहर की जो फ़ज़ा है वो सब्ज़ है। अगर आपने सुर्ख लेंस की ऐनक लगा रखी है तो आपको लगेगा कि मेरे इर्द गिर्द का माहौल सुर्ख है। इट मीन्स वो माहौल सब्ज़ या सुर्ख नहीं है, आपने जिस पैराडाइम की ऐनक लगा रखी है आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है। ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिकली खुद को एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इतनी बड़ी कंपनी के साथ, इतनी बड़ी फर्म के साथ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एक्सपोज करें कि जब आप एक छोटा स्टार्टअप लें तो आपका स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड हो कि आई हैव टू मेक इट बिगर। आप छोटे तालाब की मछली ना बने, बी द व्हेल विच स्विम्स इन द ओशन, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ओशन से एक्सपोज हो। एक तो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है और दूसरी तरफ नौजवान की हम बात करें तो अक्सर जो नौजवान नस्ल की अक्सरियत है वो कहती है कि मार्केट में नौकरियां ही मौजूद नहीं है। ये तासुर क्यों मतलब दिया जा रहा है हमारे माशरे में कि नौकरियां नहीं है, नौजवानों की तरफ से ज़्यादा आ रहा है सामने, तो ये दुरुस्त भी है कि नहीं तासुर? बहुत खूबसूरत सवाल या है। हमारी अपनी ही गलती है इसमें? बहुत खूबसूरत सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये सवाल हर उस बच्चे का सवाल है जो इस टाइम यूनिवर्सिटी में मौजूद है और वो टीवी देख रहा है या सोशल मीडिया देख रहा है या वो किसी को इस बारे में बात करते हुए सुन रहा है। और जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि हमारे ठीक यहाँ है। नाउमीदी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अपना ज़ाती तौर पर इस चीज़ को खासा समझता हूँ कि ऑप्टिमिज्म ही ज़िंदगी का नाम है, उम्मीद ही ज़िंदगी का नाम है। सो जब हम HR प्रोफेशनल से मिलते हैं, किसी बड़ी फर्म के HR मैनेजर से मिलते हैं, तो वो आपको ये कहते हैं कि हमें रिक्वायर्ड टैलेंट ही नहीं मिल रहा। वो अपोजिट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग ही नहीं मिल रहे। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स के पास जाते हो तो वो कहते हैं जॉब्स नहीं मिल रही। अब हमें इसको मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पर जाकर के देखना है कि मसला आ कहाँ रहा है। आप अगर करंट स्टूडेंट्स की सीवीज देखें, वो इतनी जेनेरिक सीवीज हैं। जेनेरिक, हाँ। अगर वो कस्टमर सर्विसेज की जॉब के लिए अप्लाई करें वही सीवी है, अगर वो ऑपरेशंस एसोसिएट के लिए अप्लाई करें वही सीवी है, अगर वो किसी ह्यूमन रिसोर्स के रोल के लिए अप्लाई करें वही सीवी है। सो एक ही सीवी आप हर जगह ईमेल कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि मैट्रिक में जो हमने पढ़ा है, जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, आगे जाके हमने चेंज कर लेंगे, इंटर में हमने चेंज कर ली, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में जाके चेंज कर लिए, वो कितने मैटर करते हैं इसमें? देखें ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बिल्कुल। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया है। वो इस तरह से कि मैट्रिक का सिलेबस टोटली चेंज हो रहा है। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट्स ऑप्ट करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट में SLO बेस्ड स्टडी करोगे आप, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जिसमें एक सर्टेन स्टेज तक एक सेम टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। वही टॉपिक इंटरमीडिएट में आके आपको नेक्स्ट लेवल पर पढ़ाया जाएगा। वही टॉपिक फिर यूनिवर्सिटी में जाके आप सुपरलेटिव लेवल पर जाकर पढ़ोगे। इट मीन्स फ्रॉम मैट्रिक टिल यू बिकम अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वो आपको एक ही स्ट्रीम से गुजारेंगे बिल्कुल। एंड यू विल बिकम अ गुड प्रोफेशनल, अ साउंड प्रोफेशनल ऑफ फील्ड दैट अपनी एक ही पर्टिकुलर। रखनी है हमने फिर। और कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, अब सीवी इतनी जेनेरिक है, मेरे पास हर जगह से एक ही सीवी आ रही है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। और बहुत सारे ये पैगाम मैं आज के नौजवान को इस प्रोग्राम से पहुंचाना चाहूँगा कि आज जितने भी HR पोर्टल्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज में आप अप्लाई करते हैं, जब आप सीवी अपलोड करते हैं उसके बैकएंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट्स हैं जो आपकी सीवी को स्क्रीन करते हैं। एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लेकिन हमने अपने माइंड में एक मिथ रख ली है कि पता नहीं सीवी देखी जाएगी कि नहीं, बस हम Exactly. सीवी भेज वो देते तो हैं, देखनी नहीं रिपोर्ट हो रही है, है। बस ऐसा वैसे ही मुमकिन बस नहीं है। पूछ लिया जाएगा देखिए, ऐसा इंट्रोडक्शन मुमकिन में। नहीं है। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है कि आप ईमेल्स पढ़ो। लेकिन अगर आप बाहर जाओ, पाकिस्तान से बाहर जाएं, जो कि हमें बड़ा शौक होता है जाने का, ईमेल पढ़ना, उसका जवाब देना एक कल्चर है, एक एथिकल वैल्यू है कि अगर कोई आपको लिख रहा है आप उसको पढ़ें, आप उसका जवाब दें, उसको रिस्पॉन्ड करें। इस तरह बड़ी कंपनीज भी ये कल्चर्स अडॉप्ट करती हैं और वो आपकी सीवीज पढ़ रही होती हैं, लेकिन आपको जवाब क्यों नहीं आता, उसका जवाब आप मेरे से ले लीजिए। और हम ये समझते हैं कि शायद पढ़ी ही नहीं है, देखी ही नहीं है सीवी। उस बॉट ने आपकी सीवी को कंपेयर किया
आपकी जेडी के साथ, आपकी जॉब ड्यूटी के साथ, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ उसमें वो कीवर्ड्स ही नहीं थे जो है। रिक्वायर्ड थे, उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो फिर सीवी होने किस तरह की चाहिए? आपको उस जेडी को स्टडी करना है। ठीक एक है। जॉब जिसमें कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड है, आपने उस जॉब के लिए सीवी में कम्युनिकेशन स्किल लिखी नहीं। अगर क्रिएटिव राइटिंग की स्किल रिक्वायर्ड है, आपने वो लिखी नहीं। कैनवा डिजाइनिंग की स्किल रिक्वायर्ड है, आपकी सीवी में वो है ही नहीं। तो जब मेरी रिक्वायर्ड स्किल ही उस पेज पे नहीं है, तो मेरे लिए तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बिकॉज मेरे इंटरेस्ट का कंटेंट उस पर मौजूद ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप समझते हैं कि आज के दौर में मैं 100 सीवीज प्रिंट करूंगा, जगह जगह जाकर अप्लाई करूंगा। सॉरी, दुनिया इवॉल्व हो चुकी है। ये अपवर्क का दौर है, ये फाइवर का दौर है, ये लिंक्डइन का दौर है, ये वी वर्क रिमोटली का दौर है, रिमोट OK.com का दौर है। आप रिमोट जॉब्स की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? आप क्यों फिजिकल जॉब्स को तलाश कर रहे हो? आप क्यों डॉलराइज्ड इनकम की तरफ नहीं जा रहे? आप यहां पर बैठकर यूएस क्लाइंट क्यों नहीं हंट कर रहे? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं। आपको इंस्टाग्राम चलाना आता है, आप आज के बच्चे को फेसबुक चलाना आता है, आज के बच्चे को यूट्यूब चलाना आता है, आज का बच्चा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊबर क्रीम यूज़ कर रहा है, लेकिन वो अपनी जॉब हंट के लिए लिंक्डइन यूज़ नहीं कर रहा। दिस इज़ द बिगेस्ट डायलेमा ऑफ दिस नेशन कि हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर रहे। वो स्टूडेंट्स जो आज ये समझ रहे हैं कि शायद अपवर्क पर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम है, फाइवर पर तो काम मिलेगा नहीं, तो ये जो बात हो रही है ये तो हवा में बात हो रही है, ऐसा तो होगा नहीं। सो दिस इज़ नॉट द केस। आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आपको खुद डिसाइड करना कि आप क्या बनना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेप्शन क्लियर करें। योर परसेप्शन क्रिएट्स योर रियलिटी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि और हम तुम्हें वही अता करते हैं जिसका तुम हमसे गुमान करते हो। गुमान क्या है? आपकी परसेप्शन है, आपका तसव्वुर है, आपका तखय्युल है, आपकी एक्सपेक्टेशन है इस कायनात से कि आप उससे चाह क्या रहे हो, और फिर उस पर कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई कि और तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम कोशिश करो। यानी कि इसके लिए सीवी भी जरूरी है और हमारी डिग्री भी देखनी है हमने डिग्री भी कि देख- तो इंटर्नशिप के लिए कितना वक्त होना चाहिए, इंटर्नशिप किस तरह करनी चाहिए और इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कैरियर काउंसलर अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ही रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि दुनिया में बहुत से मज़ाहब हैं और बहुत सी कौमें आबाद हैं, लेकिन इनमें इत्तेहाद और इत्तफाक और मोहब्बत पैदा करने की ये तालीम सबसे ज़्यादा इस्लाम देता है। इसी तरह इस्लाम की ये एक ऐसी खूबी है कि मुसलमानों को इस पर फ़ख्र करना चाहिए और इसकी तालीम के मुताबिक अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको दूर करके और ज़ाहिरी तफरीक़ को मिटाकर एक खुदा का बंदा बनकर मेल जोल और मोहब्बत से जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ज़िंदगी के असूल किस तरह से गुजारने चाहिए। और इसके अलावा इस्लाम में जो ज़रूरतमंद है और या दूसरों के काम आने से मुतालिक क्या अहकामात मौजूद हैं, इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा जो कि सीरियस स्कॉलर है हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि आज हम बात कर रहे हैं ज़रूरतमंदों के हवाले से, तो ज़रूरतमंद ये भी चीज़ हमने देखनी है कि वाकई कोई ज़रूरतमंद है भी कि नहीं, अगर है तो उसकी किस तरह से मदद करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान भी इस हवाले से बड़ी अहमियत रखता है कि अगर इस एक एहसास जिसकी तरफ दीन रहमत ने हमारी तवज्जो दिलाई है ये माशरे के अंदर जो है वो राइज हो जाए और सही मानों में लोग खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इसे एक ज़िम्मेदारी समझते हुए कि अपने गिरदो पेश के जो लोग हैं उनके मसाइल को हल करने के हवाले से हमने अपनी खिदमत, अपने वसाइल, अपना वक्त पेश करना है, तो ये एक इतना खूबसूरत रवैया हो सकता है कि जिसके नतीजे में माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा खैर जो है वो शामिल किया जा सकता है, और माशरे के अंदर जो आने वाले दीगर मसाइल हैं उनमें मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े दर्जे के ऊपर जो है वो कमी पैदा की जा सकती है। दीन रहमत तो आम हालात में भी एक दूसरे के साथ खैर खाई का और उसने सलूक का हुक्म देता है, बल्कि इस दर्जे पे यानी इसकी तंबीह की गई है कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक उमूमी हुक्म बयान फरमा दिया कि खैरुन्नास में यनफ़उन्नास,
यानी इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो बाकी इंसानों के लिए जो है वो बेहतरीन हो सकता है या उनके लिए मुआविन और मददगार हो सकता है। जिस दीन के अंदर या निज़ाम हयात के अंदर उमूमी तौर पर लोगों के साथ खैर पर बात करने और उनके लिए खैर खाई और भलाई का ख्याल करना, उस पर इतना अजर है। आप तसव्वुर कीजिए कि वहाँ पर ये अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है जब आपके गिरदो पेश में किसी ज़रूरतमंद का उसकी आप तक रसाई होती है और वो अपनी कोई मुश्किल परेशानी आपके सामने रखता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने अमल से हमें ये बयान फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मुझ तक अपनी ज़रूरत लेकर आए और मैं उसकी ज़रूरत ख़ुद ना पूरी कर सकूं बल्कि मेरे जाने से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मेरा किसी उस ज़रूरत को पूरा करने वाले शख्स तक उसके साथ जाना और अपनी सिफारिश करने से अगर उसकी मुश्किल दूर होती है, उसकी ज़रूरत पूरी होती है, तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरे लिए ये अमल मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए 1 माह के नफली एतकाफ़ से ज़्यादा अफजल है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1 महीना मस्जिद नबवी जैसी मुक़द्दस और बाबरकत इबादत गाह, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत को यानी हुजूर की ज़ुबान से ये वादा फरमा रखा है कि 50,000 गुना जो है वो बढ़ा दिया जाता है उसका अजर। हुजूर फरमाते हैं कि वहाँ 1 महीने के नफली एतकाफ़ से ज़्यादा अफजल अमल ये है कि तुम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैदान अमल में उतरो और ख़ुद ज़रूरत पूरी करना। यानी आप ये देखें, सिफारिश करने से, ख़ुद जाके किसी की ज़रूरत के लिए रास्ता हमवार करना, उसके लिए इस पर इतना अजर है। तो आप तसव्वुर करें, अगर कोई शख्स अपने पास से किसी की ज़रूरत पूरी करता है तो उस पर अल्लाह के यहाँ से किस दर्जे का आला अरफा जो है वो अजर का वादा हो सकता है और उसके इम्कान हो सकते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब तक अल्लाह की मखलूक की ज़रूरत को पूरा करने में लगा रहता है, जब तक अल्लाह की मखलूक में से किसी की ज़रूरत को पूरा करने में बंदा लगा रहता है, अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा करने में लगा रहता है। और हुजूर ने फरमाया कि जो किसी की तन्हाई में उसकी ज़रूरत पूरी करता है तो अल्लाह आलम हशर के अंदर, मैदान हशर के अंदर बाकी मखलूक से पसंदाज करके, यानी उसके ऐब ज़ाहिर किए बग़ैर उसकी मदद फरमाएगा। और जो मजलिस में किसी की मदद करेगा तो अल्लाह हशर के जो बेहतरीन लोग होंगे उनकी मौजूदगी में उस बंदे की मदद जो है वो करेगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि दीनी रहमत जो है उसका जो लाया हुआ पाकीज़ा और मुक़द्दस निज़ाम है, उसमें लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, उनका ख्याल रखना, उनकी खैरखाई तलब करना, ये कितना अज़ीमुल मर्तबत अमल है। ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवातुर के साथ मामूल में ये चीज़ हम तक पहुँचती है कि आप अपने गिरदो पेश से बाखबर रहते। अगर कोई शख्स किसी वक्त जो है वो ज़ाहिरी तौर पर मस्जिद में 2 या 3 नमाज़ों पर मौजूद ना होता तो हुजूर उसके गिरदो पेश में जो मौजूद हमसाए होते उनसे पूछते कि उसकी खैरियत तलब की जाए। और फिर अगर कोई शख्स ये बताता कि मिसाल के तौर पे वो बीमार है या वो किसी ज़रूरत की वजह से किसी ऐसी हालत में मजबूर है कि उसका मस्जिद तक आना मुमकिन नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफली इबादत यानी जो बाद की इबादत होती है उसको तर्क फरमा देते और उसकी उस ज़रूरत को पूरा करने का एहतमाम करना शुरू कर देते। अपने पास से पूरी हो सकती तो अपने वसाइल से पूरी करते, अहले खाना से पूछते, अपने काशाना रहमत में जाके वहाँ पूछते कि घर से कोई असबाब ऐसे मैसर किए जा सकते हैं जिसकी बुनियाद पर फ़लाँ शख्स की ज़रूरत पूरी हो सकती है। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा तो फिर हुजूर अपने पाकीज़ा असहाब को मुखातिब करके कहते कि तुम में से कोई ऐसा है जो उसकी मुश्किल को दूर कर दे। और एक से ज़ायद मकामात पर अहादीस में हमें ये अहवाल मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी अपने असहाब को कि जो शख्स उस फलां शख्स की ज़रूरत को पूरा कर दे, अगर आज तुम उसकी ज़रूरत पूरी कर दो तो क़यामत वाले दिन तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने का मैं अल्लाह के बिहाफ पर तुमसे वादा करता हूँ। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना अजीमुल मर्तबत अमल है कि जब उम्मत में कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की खैरखाई करता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने लगता है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वादे का हकदार हो जाता है जो हुजूर ने अपने असहाब से किया था कि जब कोई बंदा मोमिन की ज़रूरत को वकार के साथ पूरा करता है तो मैं उसके साथ वादा है मेरा कि क़यामत के दिन मैं अल्लाह से उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी करवा दूंगा। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यौम हशर जो है क़यामत के दिन किसी भी शख्स की सबसे बेहतरीन ज़रूरत क्या हो सकती है? अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह की जन्नतों में दाखिल होने का कोई जो फरमान अपने लिए परवाना हासिल करना। तो हुजूर एक ज़रूरत पूरी करने पर इस तरह का वादा जो है वो उसकी बशारत अता फरमा रहे हैं। हमारे माशरे के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये दीन जो अव्वल ता आखिर खैर खाई पर मबनी था, जिसमें इंसानों के हुकूक को पूरा करने के हवाले से तो एक बहुत अहम बात है। यानी हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि जी सिर्फ रिश्तेदारों या कलमा गो या जो आपके हमसाए हैं इनके हुकूक तो यकीनन हैं ही हैं। दीन रहमत तो हमें
आम जो इंसान है, जो मुसलमान नहीं है, उनकी खैर खाई और ख़बरगिरी जो है उसकी भी जो है वो तरकीन करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कई मरतबा ये अहवाल खोला कि फ़लाँ शख्स जो गैर मुस्लिम है और उसकी सेहत नासाज है या उसके घर के अंदर कोई मुसीबत और मुशक्क़त आ चुकी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुसीबत और मुशक्क़त को में दिलजोई के लिए उसके पास ख़ुद तशरीफ़ ले जाया करते। एक मरतबा मदीने के अंदर तेज़ बारिश हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के जो गिरदो पेश में बस्तियाँ थीं उनका अहवाल तलब किया, पूछा कि क्या हालात हैं। तो एक शख्स ने बताया कि या रसूलल्लाह, मेरा घर तो महफूज रहा लेकिन मेरे घर के साथ एक फ़लाँ गैर मुस्लिम है जो यहूदी है और वो आपके बारे में बड़ी बदगुमानी रखता था और उसका आलम यह है कि उसने एक तवील ज़माने से लोगों को आपकी तरफ से यानी उनका दिल मैला करने पर जो है वो लगा हुआ है और दीन रहमत के बारे में एक बदगुमानी लोगों के दिल में पैदा करता है, नफ़रत का जज्बा पैदा करता है। देखें रात को जो बारिश हुई अल्लाह ने उसमें उसका घर गिरा दिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये बात सुनी कि उसका छत गिर गई है तो सरकार दो आलम बेचैन हो गए और हुजूर ने असहाब को अपने साथ कहा कि आओ मेरे साथ उसके घर की तामीर के लिए। हुजूर वहाँ गए उसकी खबरगिरी के लिए और तारीख बताती है कि वो अपने बेटों के साथ जो है वो अपनी दीवारें जो है उनको दोबारा से उस्तवार कर रहा था और छत का गोया एहतमाम कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ गए हुजूर ने उससे उसकी खबरगिरी की और उसके बाद वो जो पत्थर पकड़ाने का अमल था उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पत्थर पकड़ाना शुरू किए तो जो असहाबे रसूल थे उन्होंने भी पत्थर पकड़ाना शुरू कर दिया। और फिर जो वो जो सहाबी जो उसके घर के साथ रहते थे, जिनका घर उसके बिल्कुल करीब था, वो ज़रा फासले पर खड़े थे, तो हुजूर ने कहा कि तुम पर इसका ज़्यादा हक़ है कि तुम ज़रूरत में और मुसीबत में, मुशक्क़त में इसका हाथ बटाओ। चुनाचा फिर वो सहाबी भी आगे आए और उन्होंने भी उस जो मेहनत थी उसके अंदर अपना हिस्सा डाला और ख़ुद जो है उसको जो है वो पत्थर जो है उसके साथ उठा के देना शुरू कर दिए। इस नेक अमल और इस खैर खाई के जज्बे का नतीजा ये निकला कि सरकार दो आलम तो वहाँ से तशरीफ़ ला के वापस मस्जिद पहुँच गए। कुछ वक्त के बाद हुजूर ने देखा कि वो जो यहूदी मुखालिफ था वो भी मस्जिद नबी की तरफ आ रहा था और हुजूर ने उससे पूछा कि शायद उसको कोई ज़रूरत है जिसकी वजह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस आया, कि उसे कोई मदद दरकार है। जब हुजूर ने उससे मदद के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुरा के कहा कि मुझे अब सिर्फ एक ही मदद दरकार है कि जो रसूल इतना आला ज़र्फ़ हो सकता है, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस दर्जे की ज़ाती मिसाल कायम कर सकता है। ज़ाती मिसाल बहुत ही खूबसूरत, तो उसके हाथ पे कलमा पढ़ना जो है ये यकीनन एक खैर का बायस है और उससे दूर रहना, हदीस के अल्फाज में उसने कहा कि उससे दूर रहना यकीनन एक महरूमी का बायस हो सकता है। इसलिए मैं इस महरूमी में जो है वो नहीं, इसके साथ दुनिया से नहीं जाना चाहता। मुझे आप कलमा पढ़ाएं। डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन आपने मिसाल दी है और आज अगर बात कर ली जाए तो हम अपने आसपास के लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये हम ढूंढ रहे होते हैं कि कौन मुस्तहिक है जिसकी मदद की जाए। इवन हमारे आसपास जो बाज़ारी अच्छे हुलिये में मौजूद हैं वो भी ज़रूरतमंद हो सकते हैं लेकिन उनको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। ये एक बहुत मुआशरे का एक बड़ा अलमिया ये है कि हम बाज़ दफ़ा खैरात के नाम पे, सदक़ात के नाम पर, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के नाम पर अपनी आबादी से दूर अजनबी लोगों के लिए जो है ना वो खैर का ज़रिया बन रहे होते हैं और वहाँ से दाद वसूल कर रहे होते हैं और एक गोया उनके दिलों में अपने बारे में एक ताज़ीम और इज़्ज़त पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मामला भी खैर पर मबनी है लेकिन इससे पहले ये यूँ समझ लें कि एक नफली दर्जे का अमल है और इससे पहले गोया एक इंतहाई ज़रूरी दर्जे का अमल जो है जिस पर बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाई गई है, वो आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों में उन आसानी पैदा करने के लिए अपने आप को, अपने वसाइल को पेश करना है। अपने रिश्तेदार जो आपके खूनी हुर्मत और कुर्बत के रिश्ते हैं उनके साथ उसने सलूक करना जो है वो ज़रूरी है। हत्ता कि दीन तो ये कहता है कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके साथ मुआविन हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में हम मुलाजिम कहते हैं, वो जो जिनको अल्लाह के रसूल ने मुआविन कहा है कि ये आपके मुआविन होने का मतलब ये कि जो आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में मुआवनत करते हैं, मदद का ज़रिया बनते हैं और अपनी खिदमत पेश करते हैं, जिन्हें हम खिदमतगार भी कहते हैं। हत्ता कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी आपके ऊपर है और उनकी खबरगिरी होना आपके लिए और उनके मसाइल से आगाह होना, उनके मामलात में जो है वो किसी न किसी दर्जे पर अपने वसाइल में से, अपने वक्त में से कुछ हिस्सा उनके लिए मुख्तस करना, ये दीन की नज़र में बहुत कदर व मंजिलत रखने वाला अमल है। हम ये, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक अजीब मामला है कि हम लोगों की नज़र में अच्छा लगने के लिए दूर अफ्तादा अजनबी इलाकों में लोगों की मदद कर रहे होते हैं, जबकि हमारे अपने हुर्मत के, कुर्बत के ये जो वो रिश्ते जिनके बारे में अल्लाह के यहाँ हमसे जवाबदेही होनी है, हमें इसके ऊपर जवाब देना पड़ना है, उनके हुकूक से हम बेखबर होते हैं, उनकी ज़रूरतों, उनकी मुशक्क़तों से हम आगाह नहीं होते। और बिलखुसूस हमारे रिश्तेदारों में और हमारे कराबत में रहने वाले लोगों में वो लोग जो अपनी
वकार की वजह से, अपनी एक ख़ास तरह की जिसे कहते हैं ना एक शर्म व हया की वजह से अपनी ज़रूरत हमारे सामने नहीं पेश कर सकते। हम उनकी तरफ से इसलिए बेखबर होते हैं और जवाज़ क्या दे रहे होते हैं अपने दिल को मुतमईन करने के लिए, या किसी की तरफ से जब तवज्जो दिलाई जाती है तो जवाब में हम क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने कभी हमसे अपनी ज़रूरत का तकाजा ही नहीं किया कि हम उनकी ज़रूरत पूरी करते, इसलिए हम दूर कर रहे हैं। भाई दीन रहमत में उनका आप तक पहुँचना ज़रूरी नहीं है, आपकी जो बावसाइल आदमी हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो खुद उन तक पहुँचें, उनके हालात पर बाखबर रहें और उनके मसाइल को उनकी ज़ुबान से अदा होने से पहले उसमें अपनी जो है वो मदद पेश करने की कोशिश करें। और ये बुनियादी यानी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में खर्च करने के हवाले से बुनियादी तकाजा है जो मैंने पूरा करना है। जब मैं ये तकाजा पूरा करूंगा तो फिर अगली नेकी का अजर जो है वो मेरे हिस्से में लिखा जाएगा। मिलेगा। और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों का किस तरह से ख्याल करना चाहिए, इस पर सीरियस स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।